भारत ब्रिक्स समिट की मेजबानी कर रहा है। अगले महीने दिल्ली में ब्रिक्स समिट होगा, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी शामिल होने की बहुत संभावना व्यक्त की जा रही है। और 7 साल के बाद शी जिनपिंग दोबारा भारत आएंगे और इस बार बताया जा रहा है बड़े बल के साथ आएंगे। 400 अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल उनके साथ आ सकता है। जानकार लोगों ने यह भी बताया है कि होटल बुक हो रहे हैं दिल्ली में, मतलब तैयारी पूरी है अभी तक। अब जब तक औपचारिक घोषणा ना हो जाए तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। ये सवाल एक्चुअली चीन के विदेश मंत्रालय से हुआ भी, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास इस बारे में आपको जानकारी देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन दिल्ली में जानकार सोर्सेज जो हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि सारी व्यवस्था वगैरह की जा रही है शी जिनपिंग के आने की संभावना को लेकर के। इससे पहले वो 2019 में भारत आए थे। शी जिनपिंग का दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब 2020 में भारत चीन सीमा पर हिंसक झड़प भी हुई थी। दोनों देशों के बीच काफी तनाव रहा, सेनाओं का काफी जमावड़ा भी रहा। अब शी जिनपिंग की संभावित यात्रा दोनों देशों के रिश्तों में एक रीसेट करने के तौर पर देखी जा रही है। प्रधानमंत्री चीन जा चुके हैं, पिछले साल ही गए थे मेरे ख्याल में। तो संभावनाएं हैं कि दोनों देश जो हैं जटिल मुद्दों पर भी आगे बढ़ेंगे। भारत इस साल 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। शी जिनपिंग की मौजूदगी से न केवल ब्रिक्स के एजेंडे पर नजर रहेगी, बल्कि भारत चीन संबंधों की स्थिति की चर्चा भी केंद्र में रहेगी। एक और बात जो रिपोर्ट की जा रही है वो ये, ऐसे अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वो भी चीन में है। वहाँ की विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हो रही है, वहाँ के उपराष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात हो रही है। वहाँ की विदेश मंत्री और अजीत डोभाल साहब दोनों देशों के जो हैं वो प्रिकर्सर के तौर पर भी देखें ना। हाँ, एक तो इसका प्रिकर्सर हो गया भूमिका बनाने के लिए इस दौरे की, और दूसरा वो जो सीमा विवाद है उसको लेकर के ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दोनों देशों के, कि मतलब ये सीमा विवाद पर कॉल ले सकते हैं दोनों देशों के नजरिए से। एक ये बात मैं बता रहा था आपको कि रिपोर्ट हो रही है कि शायद इस बात पर सहमति बन जाए, अगर ये होगा तो बहुत बड़ी बात है कि जो हमारी सीमा का चीन के साथ लगने वाला हिस्सा बहुत ज्यादा विवादित नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश से जो सीमा लगती है, दूसरा उत्तराखंड से जो सीमा लगती है लद्दाख की, उसके तिब्बत ये बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड नहीं है। तो इनको कम से कम इंटरनेशनल बॉर्डर और बिल्कुल सहमति करके क्लियर कर दिया जाए। बचेगा क्या? अरुणाचल प्रदेश सबसे जटिल, और उसके बाद बचेगा पूर्वी लद्दाख, जहां बार बार हमारा फेस ऑफ लद्दाख में ज्यादा होता है सर, लेकिन क्लेम उनका सबसे बड़ा अरुणाचल है। तो वो बात के लिए छोड़ दिए जाएं, लेकिन ये जो बाकी हिस्सा सीमा का है कम से कम इसको हम लोग फाइनली डिमार्केट करें कि भाई यहां पर आइंदा के लिए कभी कोई विवाद नहीं हो इस हिस्से पर। यह बात हो सकती है। बाकी शी जिनपिंग का भारत आना अपने आप में बड़ी डेवलपमेंट होगी सर। यदि वो आते हैं तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं कह रहा हूँ ये जो मुलाकात है डोभाल साहब की, अभी जो चाइना विजिट है जी, ये तय कर देगी कि क्या होने वाला है। जिनपिंग की विजिट को लेकर भी ये जो मीटिंग होगी वो सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग है कि वहाँ पर हम सीमा विवाद को लेकर क्या क्या बातें तय कर लेते हैं। क्योंकि जो शिखर सम्मेलन होता है या समिट भी होती है या दोनों लोग मिल रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं होता ना। वो तो केवल पूरा जो बन गया है उसको आप एक अप्रूवल करते हैं, बेस पहले तैयार हो जाता है। और डोभाल साहब जो हमारे एनएसए हैं वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे चीन के साथ और चीन के रिश्तों को साथ लेकर। तो ये मीटिंग को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। जो ब्रिक्स समिट से पहले चाइना, मतलब लोग कहते हैं चाइना का कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं सीमा विवाद सुलझाने में, नहीं होता। हाँ, लेकिन इसलिए होता है कि जब यदि जिनपिंग को आना है तो कोई आउटकम तो होना चाहिए ना। उसके पास कोई कारण होना चाहिए कहने के लिए कि भाई ये बात हो गई है। एक ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों लोग नाराज होकर पीठ करके खड़े होकर आने के लिए तो नहीं आते। कोई एक फेस ऑफ होना चाहिए, और ये यात्रा उस पर करेगी काम कि कितना काम हो रहा है। और चीन का विवाद को है ना, हम लोग ऐसा समझते हैं वो इतना इंच दर इंच भी बहुत मुश्किल काम है, कॉम्प्लेक्स इशू है, उसको ऐसे नहीं संभला। तो नियत की बात है। अब वो उसकी पॉलिसी किसी भी पड़ोसी के साथ यही रही है, तो वो उसमें सलामी स्लाइसिंग करके धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाओ, स्लाइसिंग वो 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं, फिर उसमें से उसको निकालना। कोई और हर्षवर्धन जी मुद्दा भारत चीन के बीच में? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि भारत और चीन को लेकर अभी मुद्दे बहुत दूसरी तरह के हैं, जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि 21वीं शताब्दी की जब बात होती है, जो एशिया की शताब्दी की बात होती है, अगर चीन और भारत के बीच विवाद बना रहेगा तो ये सपना चीन भी भूल जाए, भारत भी भूल जाए। जिस पावर की बात हम लोग कर रहे हैं कि एशिया की सदी है, हम सब कुछ तय करने वाले हैं, अगर विवाद रहा तो ये संभव नहीं। चाइना कितना भी चतुर हो, कितना भी चालाकी करे, कितनी भी धूर्तता भी शब्द इस्तेमाल कर लें, वो भी करे, लेकिन उसको भी पता है कि अगर हम डेमोग्राफी के लिहाज से देखें,
ट्रेड के लिहाज से देखें और दुनिया के देशों में इन देशों की स्वीकार्यता अलग अलग वजहों से, एक की स्वीकार्यता मनी और मसल पावर से है चाइना की, तो एक की स्वीकार्यता डेमोक्रेसी के साथ सही समय पर उनको हैंड होल्डिंग करने की, जो हमने कोविड वैक्सीन के समय में देखा। दोनों के पास बहुत पावर है, वो पावर मिलकर ही जो वेस्ट का एक नैरेटिव है, वेस्ट का जो आइडिया है, उससे लड़ सकते हैं। दोनों के संकट अपने हैं। दोनों का संकट ये है कि दोनों ये चाहते हैं कि अपने अपने हिस्से की चीज, क्योंकि भारत अगर बहुत बड़ा होगा तो अभी तुरंत का जो फर्स्ट कहां से जा रहा है वो चाइना से निकल कर आ रहा है, अमेरिका से नहीं निकल कर आ रहा है। लेकिन चीन को भी पता है कि इतना बड़ा दुनिया में, जो एक तरह से कहें कि अगर ग्लोबल लीडर के तौर पर देखें तो चाइना को भी एक बड़ा वर्ग ये समझा रहा है। और दुनिया की जो थिंक टैंक है उनकी नई आप अगर नैरेटिव देखें तो वो इसको इस तरह से देखते हैं जैसे अमेरिका और रशिया एक समय में रहा, वैसे भारत और चीन को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। यानी एक दूसरे से लड़ते भी, एक दूसरे के साथ भी, लेकिन दुनिया के पावर इक्वेशन के सीमा विवाद तो जो होगा, क्योंकि वो तो कॉम्प्लेक्स इश्यू है, क्या हम ट्रेड डेफिसिट पर भी कुछ आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते? सर इसमें एक चीज मैं कहूं, देखिए ट्रेड डेफिसिट पे आप कभी भी किसी को दूसरे को पुश नहीं कर सकते, क्योंकि उसको तो मिल रहा है ना। वो क्या कहेगा? वो कहेगा आपके लिए ट्रेड डेफिसिट है 80 $100 बिलियन, 100 बिलियन, 140 या $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। लेकिन हमारी क्या है ना, हमें तो दूसरे एवेन्यूज खोजने हैं। अगर हम उसके साथ दूसरे मुद्दों पर शांति रहे तो दूसरे एवेन्यूज खोजने में हमें आसानी। ओवरऑल देखें इसमें, और विदेश मंत्री जयशंकर गए हुए हैं रूस, उनकी कल राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई है, उनके भी वो भी भारत आएंगे, कि तो लगभग कंफर्म है कि वो भारत आएंगे। तो भारत, रूस, चीन, ये मतलब इस ओवरऑल अगर आप देखें तो एक कामयाब समिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है अभी। बिल्कुल बनता हुआ दिख रहा है। और अगर ये तिकड़ी की बात भी कई बार हुई है कि अगर ये ट्रायंगल बनता दुनिया में, दुनिया की जो व्यवस्था है उसको बहुत दूर तक प्रभावित कर सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है, रूस के साथ हमारा कोई संकट नहीं है। तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद भारत और रूस एक दूसरे के सबसे ज़्यादा भरोसेमंद दोस्त हैं आज भी। लेकिन चीन के साथ जो सबसे बड़ा संकट है, विश्वास का संकट है। सीमा विवाद की जड़ में उसकी साम्राज्यवादी सोच है, जब हम बिल्कुल से कहा कि धीरे धीरे काटते हुए चीन आगे बढ़ता। ट्रस्ट, जो ट्रेड डेफिसिट की बात हो रही है, बड़ा संकट है, हम उसको नज़रअंदाज थोड़े कर सकते हैं। और तीसरे बड़ा संकट जो है वो चीन की अपनी भूमिका है भारत विरोधी गोलबंदी के लिए। जितनी भारत विरोधी ताकतें हैं, चीन उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी हमारे विरुद्ध काम कर रहे हैं तो दोस्ती होगी कैसे? तो पहले विश्वास के संकट से उबरने की जरूरत है, उसके बाद। समीर जी कुछ बोल रहे थे इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के रहते अगर सीमा विवाद निपटा, प्रधानमंत्री रहते तो ही निपटेगा, बाकी किसी नेता की बस की बात नहीं है। प्रधानमंत्री, मुझे लगता है शायद मोदी इस बात को जानते हैं, इसलिए 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत गंभीरता से चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर एक डायलॉग शुरू कर दिया था। और मुझे लगता है कि बहुत अब अंतिम चरण में, और हो सकता है कि 2029 चुनाव के पहले भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का कोई बड़ा हिस्सा जो है जिसमें सहमति बन जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि जो ताकत प्रधानमंत्री मोदी को भारत की जनता ने दी है, और वहां शी जिनपिंग बिना लोकतंत्र के जिस तरीके से वहां पर बैठे हुए हैं, तो इस समय दोनों अपने अपने देश के पावरफुल लीडर है। और जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद को प्रधानमंत्री मोदी ने निपटाया है, अब उनका पूरा फोकस चीन के साथ इस बड़े पूरे मामले को लेकर, और प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि इस दिशा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इशू सीमा विवाद ही है, सीमा विवाद है, प्रधानमंत्री मोदी उसे ही निपटाने में लगे हुए हैं। आइए आपको जल्दी से कुछ और देश की खबरों की बात कर लेते हैं। टीएमसी के बागी सांसदों के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, और अभिषेक बैनर्जी की याचिका पर यह सुनवाई हुई थी कि स्पीकर जो हैं लोकसभा के, वो जल्द फैसला करें, ये जो 20 सांसद टूट करके एनसीपीआई पार्टी में गए हैं, इनकी अयोग्यता का फैसला होना चाहिए। अब टीएमसी के उस पर नोटिस जारी कर दिया गया है, स्पीकर को भी और इन सांसदों को भी। टीएमसी के सांसदों की पार्टी बदलने के बाद उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग वाली याचिकाओं पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने खुद को एनडीए का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया है, इनकी लोकसभा में बैठने की व्यवस्था एनडीए के साथ हो चुकी है। तो है तो अटपटी सी बात कि उनकी योग्यता का अभी निर्धारण नहीं हुआ और वो एनडीए का पार्ट बन गए। सर एनडीए के पार्ट बनने में परेशानी है, वो तो एनसीपीआई पार्टी ज्वाइन कर, नहीं मतलब यदि लीगल हम देखेंगे उसके वही बात है। आप थोड़ा और जड़ में जा रहे हैं भाई। पहले तो ये तय तो हो जाए कि इनका अपनी पार्टी छोड़ के एनसीपीआई ज्वाइन करना वो भी वैध था कि नहीं था। हाँ वो है, तो ये फैसला तो हुआ नहीं आपने, लेकिन उनको एनडीए का हिस्सा मान के उनकी सारी बाकी बातें जो हैं अब तय कर दी हैं। तो स्पीकर साहब ने अभी तक ये फैसला क्यों नहीं किया, सवाल है। ये तो अब तक हो जाना चाहिए था ना सर। सर अभी तो बहुत जल्दी स्पीकर साहब से भी आप इतना उम्मीद कर रहे हैं कि इतना जल्दी वो कर दे, अभी तो तय होना है, अभी हड़बड़ी में है।
और अभी तो इतने इंपॉर्टेंट पूरा सत्र निकल गया। नहीं, अभी जिन बिल के लिए वो आए हैं वो तो पहले होने दीजिए, अच्छा उसके बाद होगा। उसके बाद अभी आप, अच्छा स्पीकर साहब से तो आप पूछ रहे, सुप्रीम कोर्ट से तो आपने नहीं पूछा शिवसेना को लेकर अभी तक फैसला नहीं पूछा सर, नहीं तो वो हो गया, 5 साल से नहीं हो रहा है वो, तो फिर अभी उनके 5 साल तो होने दीजिए। नहीं इस पे भी कुछ लोगों ने कहा, इसके बचाव में सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा जब तक सुप्रीम कोर्ट शिवसेना का फैसला नहीं कर देगा तब तक इसका फैसला नहीं हो सकता। तो वो 5 साल से चल रहा है मामला। नहीं, लेकिन जिस काम के लिए आए वो काम तो होने दीजिए ना पहले। अच्छा ठीक है, ये 20 लोग अपना योगदान तो दे दें। हाँ, देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान होना चाहिए। सर ठीक ही चल रहा है। वो है थोड़ा दूसरा संदर्भ भी नहीं है, लेकिन वो लगता है ना, वो जो कहा जाता है धीरे धीरे रे मना, कितना धीरे धीरे धीरे। देखिए हम हंस रहे हैं लेकिन उसकी आखिरी लाइन यही है, उसकी आखिरी लाइन है कि माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, असली मसला फल का है। और दुर्भाग्य है कि देश के राजनीतिक दल राजनीतिक सुधारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जहां जो सत्ता में होता है वो दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। और आज भी राजनीतिक दल, आप सोचिए जरा, ये तक नहीं हमारे नेताजी लोग तय कर पा रहे हैं कि सांसद विधायक वो अलग से टूट सकता है या पार्टी लेके टूट सकता है। एक लाइन की बात है जिसपे सुप्रीम कोर्ट, सोचिए कितनी बहस होती होगी ना, वकील साहब लोग कितनी मोटी मोटी फीस लेते होंगे, क्या क्या। एक लाइन की बात है भाई, डिसाइड करो ना, जिस सिंबल पर वो जीता है, जिस पर जनता ने उसको वोट दिया, उसका कोई महत्व है या नहीं है। एक लाइन की बात है और वो नहीं तय हो पा रहा है। अच्छा चूंकि नहीं, अरे लॉ है भाई, लॉ के हिसाब से तो गलत है या सही है ना, इसमें मतलब ग्रे एरिया तो है नहीं कहीं। नहीं, ग्रे एरिया कर दिया है ना, अब पैदा कर दिया गया, पैदा कर दिया है ना भाई। सच बात यह है कि अगर आप ये कहें कि भाई पार्टी, क्योंकि उसमें क्या है, एक और आ जाता है कि पार्टी, हु विल रन द पार्टी, भाई ये भी सवाल हो जाता है ना, क्योंकि जैसे उस पे आते हैं, कोई पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी पर काम नहीं करती, क्योंकि वो अपना मंडल, वो अपना जिला, भाजपा करती है इस मामले में, बड़ा दुरुस्त तरीके से करती है। आप जब नहीं करेंगे तो कल को मान लीजिए कोर्ट में गया तो खड़े हो जाएंगे कि हम मंडल, हम जिला, जो शिवसेना के साथ हुआ यही तो हुआ। अब देखिए कि लॉ में ना कुछ गलत सही नहीं होता, लॉ तो बना हुआ है, लॉ को आप गलत तरीके से, लॉ केवल इंटरप्रिटेशन की चीज है कि आपने कैसे इंटरप्रेट किया है। इसलिए कानून तो एक ही होता है, दल बदल पर जो कानून चल रहा है, पहले भी चल रहा है, बाद में भी चल रहा है, कहीं पर वो सही साबित हो जाते हैं लोग, कहीं पर गलत होते हैं, कि आप कैसे इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट और उस पर उसमें पहले जो फैसला देता हर्ष है, जी के बड़े मित्र वकील हैं वो तय करते हैं या इन सांसदों के योगदान का वक्त जल्दी आता है। हाँ, ये हमको ये देखना है। ठीक है सर, बंगाल में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच एक ताजा जुबानी जंग शुरू हुई है। कल ममता बनर्जी ने फेसबुक पर एक अपना वक्तव्य दिया और उसमें उन्होंने कहा कि मैं कोई संन्यास वगैरह नहीं ले रही हूं, जब तक मैं इनको बीजेपी वालों को हाशिए पर नहीं ढकेल दूंगी, मेरी लड़ाई इनसे जारी है। ममता बनर्जी ने फिर आरोप ये लगाया कि महिलाओं को जो अन्नपूर्णा योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता सरकार दे रही है, इसमें उन्होंने एक तो उन्होंने कहा कि पात्र महिलाएं कम कर दी गई हैं, दूसरा उन्होंने कहा कि ये धर्म देखकर, जाति देखकर ये फैसला कर रहे हैं कि किस महिला को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। शुभेंदु अधिकारी के एक बयान पर भी विवाद हो गया। उन्होंने कहा कि मैं आपको घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा, या आप घर में ही रहेंगी, घर से ही रहिए, फेसबुक से ही बोलिए, मैं देखूंगा कि आप सड़क पर भी ना उतर पाए, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने। उस पर जो है अलग विवाद चल रहा है। लेकिन दिल्ली भी पीछे भी जब ममता बनर्जी आई हुई थी तब तो कुछ हलचल वगैरह थी, अभी फिर वो लेकिन कुछ टाइम से शांति दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी का आपको लगता है कि मतलब पार्टी का जब तक निर्णय नहीं होता तब तक कोई लोकस है इस वक्त बंगाल में? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो फोकस जो है पार्टी के विभाजन को लेकर जो लड़ाई है कानूनी, उस पर ज़्यादा है, लेकिन 1-2 एमएलए वापस लौटे भी हैं ममता। एक एमएलए वापस, मुस्लिम एमएलए हैं। हाँ, और जो मुस्लिम सांसद हैं, क्या 2 एमपी जो उधर नहीं जा रहे थे बैठक में, जो मुस्लिम सांसद हैं उनमें भी कुछ ऐसा लग रहा है असमंजस की स्थिति है। लेकिन कुल मिला के देखें तो ममता बनर्जी के लिए उनके राजनीतिक जीवन का सबसे मुश्किल दौर है ये ठीक है कि उनके मिजाज में समर्पण नहीं है, जुझारू हैं और शायद वो संन्यास जैसे करें नहीं लेंगी, लेकिन नए सिरे से पार्टी खड़ा करना बहुत मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन विधायिका की, लोकसभा की या संसद की बात करें तो हमारा अनुभव यह कहता है कि आमतौर पर ऐसे मामलों का निपटारा सदन का कार्यकाल समाप्त होने तक भी नहीं होता। तो ठीक है, मतलब यहाँ पे 5 साल लगने हैं अभी, तो 2.5 साल बचाया करें। नहीं, ये बंगाल वाला, यहाँ विधानसभा का। हाँ, विधानसभा में तो बात अलग है, लोकसभा की बात कर रहे थे अभी सांसदों की। एक कंट्रोवर्सी जादवपुर यूनिवर्सिटी को लेकर के चल रही है।
अदरवाइज पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट मतलब कॉन्टेक्स्ट में जादवपुर यूनिवर्सिटी और जेएनयू दिल्ली की, इनको एक समान रूप से देखा जाता है। मतलब इनको लेफ्ट लिबरल समूह जो है जेयू और जेएनयू, हाँ जेयू और जेएनयू, जेयू और जेएनयू, वो इनको जो है आज़ादी का टापू मानता है, और इधर राइट विंग वाले बीजेपी वाले जो हैं ये इसको वामपंथियों का गढ़ मानते हैं। शुभेंदु अधिकारी, अभी यहाँ पर एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों की कुछ झड़प भी हुई थी। अब शुभेंदु अधिकारी ने भी दावा किया कि मैं यहाँ से एक एक नक्सली का खात्मा करूंगा। नक्सली कहाँ से आ गए? दरअसल जादवपुर यूनिवर्सिटी की दीवारों पर आपत्तिजनक स्लोगन्स लिखे हुए मिले, और इस पर शुभेंदु अधिकारी ने नोटिस लिया है और पूरी जांच बैठा दी है कि देखिए वहां जाकर के क्या हुआ है। नारे क्या लिखे हुए हैं? फ्री पैलेस्टाइन, ब्रेक फासिज्म विद रेड, किशन जी लाल सलाम। किशन जी कौन था? किशन जी नक्सलियों का सबसे बड़ा कमांडर, आजाद कश्मीर, ये नारे लिखे हुए हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी की दीवारों पर। कौन समर्थन कर सकता है इसका? मतलब कैसे कोई समर्थन कर सकता है? किशन जी मतलब दुर्दांत नक्सली के लिए वहां श्रद्धांजलि देखिए शब्द लिखे हुए हैं। अभी तो आजाद कश्मीर, 50 से ज्यादा सैनिकों को मारा था अपने अर्धगोले सैनिकों सर, किशन जी ने 50 से ज्यादा सैनिक मारे अपने देश के। तो इनकी तो सफाई होनी ही चाहिए ना, बिल्कुल। दीवारों की नहीं, ये ऐसे विचारधारा एलिमेंट्स की की सफाई होनी चाहिए। यही तो दिमागी नक्सल है जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो दिमागी नक्सल का जिक्र करा है वो इन्हीं लोगों के लिए किया ये है। देखिए लॉन्ग लिव मार्टिर्स ऑफ, अभी कुछ नजर में आएगा तो ये आपको वही दिमागी नक्सल है ना सर, कि जो इस तरह के स्लोगन दीवारों पे लिखते हैं, यही वही दिमागी नक्सल है जो ऐसे स्लोगन छपवाकर कैंपस में बंटवाते हैं। यही दिमागी नक्सल है जो ऐसे लोगों को साधन संसाधन सुविधा देते हैं और उनके लिए आवाज बनते हैं, उनके लिए लीगली उनको मदद करते हैं, उनको आर्थिक मदद करते हैं, उनको अपने पार्टी के माध्यम से मदद कराते हैं। लॉन्ग लिव कॉमरेड किशन जी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लगता है कि शुभेंदु अधिकारी के सिर्फ इसकी जांच नहीं करवाना चाहिए, इस पूरे कैंपस को तब तक बंद रखना चाहिए जब तक कौन है वहां पर ये पता ना पड़ जाए। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है, अगर इस तरीके से मानसिकता के लोग वहां पर है तो ये बाहर आकर पढ़कर क्या करेंगे, ये देश के चिंता का विषय होना चाहिए। नक्सलवादी, जनता पार्टी की सरकार है, अब तो वहां इनको समर्थन करने वाला ही नहीं, अब तो बीजेपी की सरकार है। तो कम से कम शुभेंदु अधिकारी इस कॉलेज कैंपस को तब तक बंद रखे जब तक इस विचारधारा के लोग सामने ना आ जाए। सर एक थोड़ा सा बोलिए ना, बोलिए। समीर जी, मतलब मुझे इस पर ऐतराज है। कैंपस बंद किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। उन लोगों को खोजिए, उन लोगों को चिन्हित कीजिए जो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, जो हत्यारों के समर्थन में हैं, जो माओवादी वामपंथी आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, उनको खोजिए, उनको निकाल कर बाहर कीजिए, उनको कानून दायरे में। कैंपस को शुद्ध कीजिए, स्वच्छ कीजिए, पढ़ाई का माहौल बनाइए, अच्छे से पढ़ाई हो, ये बहुत जरूरी है। देश वहां गूंजे, वहां इस तरह के नारे ना गूंजे, ये जरूरी है। फासिस्ट डिजर्व अ बुलेट, ये भी लिखा हुआ है वहां। दिमागी नक्सल है सर ये पूरा। मतलब कोई तो सीमा होती होगी ना सर एक्सप्रेशन की नहीं, भी। मैं ये इस बात से सहमत हूँ, जो लोग हैं उनकी सफाई करने की जरूरत है, यूनिवर्सिटी को बेहतर बनाने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी बंद करके तो फिर लोगों का ही नुकसान होने वाला है। वैसे ही आजकल यूनिवर्सिटी जितनी चलती है हमारी, और वो इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है, बेहतर यूनिवर्सिटीज़ में से एक है देश की। और वहाँ पर क्या किया जा सकता है, कैसे सफाई की जा सकती है, कैसे माहौल को ठीक किया जा सकता है, उस पर काम सरकार को करना चाहिए। कि जो भी एक्शन लेना, मतलब हम नहीं कह रहे कि वहां पर आप लेफ्ट के सारे छात्र संगठन ही बंद कर दो, लेकिन ये करना तो पड़ेगा सर, करना पड़ेगा, तभी सुधरेंगे। करना ही पड़ेगा सारे संगठनों को, ये उन्हीं के उपज है। ये वही छात्र उनको तैयार कर रहे हैं, भड़का रहे हैं और नए छात्रों को इस तरीके से लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। वो पूरा जब तक लेफ्ट का इकोसिस्टम खत्म नहीं होगा, वहां पे सारे उनके छात्र संगठन, उनकी संस्थाएं बंद नहीं होगी, तब तक इस तरह के दिमागी नक्सल सब जगह देखने को मिलेंगे। लेकिन उसको बंगाल में तैयार करते हैं और देश के दूसरे हिस्सों में दिमागी नक्सल जाके पूरे देश के अंदर इस तरह का उपद्रव खड़ा करते हैं। ये तो बहुत जरूरी है। ये काम कॉन्स्टिट्यूशनल जो टूल्स हैं उसमें इस्तेमाल नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये काम बिल्कुल करना होगा। ऐसी सोच और ये इस तरीके की ग्राफिटी और ये सब काम, एक तो यूनिवर्सिटी का प्रशासन, चलो प्रशासन आपके हाथ में, प्रशासन आप बदल सकते हो। जेएनयू में भी अब वैसा प्रशासन नहीं है जैसे पहले हुआ करता था, लेकिन ये काम बगैर जो बौद्धिक इंग्रेडिएंट दे रहा है ना आपको प्रोफेसर्स, अध्यापक, उनके संरक्षण के बगैर पॉसिबल नहीं है। दिमागी नक्सल जेएनयू में भी वही कहा जाता है। नहीं, तो वो तो दिखता ही है ना भाई। जेएनयू में पहले क्या होता था? पहले जेएनयू में कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, इसको वहां के प्रोफेसर्स कहते थे। जो वहां का ओपन थिएटर है, एम्फी थिएटर है, वहां बैठकर वो बोलते थे और उसको बड़े अच्छे से, मतलब बड़े विद्वान प्रोफेसर के तौर पर बताया जाता था बाकायदा, उसमें कोई कहने की बात नहीं।
वहां के प्रोफेसर बैठकर और वो बताया करते थे कि वो कॉमरेड कैसे जंगल में चला गया, फिर वो दंतेवाड़ा चला गया, फिर वहां से कहां चला गया, फिर वो आंध्र प्रदेश की तरफ चला गया और कैसे उसने इतना बड़ा संगठन तैयार किया, वो बताते हैं। इसमें कोई पहली बार नहीं। ये जो कह रहे हैं ना कि फासिस्ट डिजर्व बुलेट, अब फासिस्ट कौन है ये भी तय करना पड़ेगा। फासिस्ट मतलब जिसका दिमाग कुंद हो गया हो, जो एक ही तरह का सोचता है, दूसरे को मार देना चाहते हो, तो ये तो कम्युनिस्ट करते हैं। और इन्हीं के एक बड़े नेता थे केरल के, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने तो ये तक कहा कि सीआरपीएफ के लोग उनके इलाके में गए क्यों, और अगर गए तो गोली खाएंगे, और उसके बावजूद कांग्रेस के लोग आज देखिए उनके साथ खड़े। 70 सीआरपीएफ जवान जब उनका बलिदान हुआ था, उन्हीं की बात तो उसके बाद किसी एक कैंपस में तो जश्न हुआ था, जेएनयू में। और जब ये सब होता है ना, हम लोग जब डिबेट कर रहे होते हैं तो कोई आग खड़ा हो जाता है, अच्छा कहां है देशद्रोही बताइए, कैसे आप किसी को देशद्रोही किसी का ऐसे ही, वो ये जो कर रहा है वो देशद्रोही। चलें अब देखते हैं इस पर बंगाल के मुख्यमंत्री क्या आगे एक्शन लेते हैं। हमने कल आपको बताया था तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को अमेरिका जाने की इजाजत केंद्र सरकार ने नहीं दी थी। इस पर उन्होंने एतराज जताया क्योंकि कल भारत लौट आए थे, उनको ब्रिटेन और ब्रिटेन से अमेरिका जाना था। ब्रिटेन का दौरा तो वो कराए, लेकिन अमेरिका जाने की उनको इजाजत नहीं मिली, तो वो वापस लौट आए थे। अब उन्होंने आकर के एतराज ये जताया है, जैसे कल सर कह रहे थे ना कि उनकी पूरी आइटिनरी इन्होंने नहीं दी। इन्होंने कहा कि मैंने अपना पूरा प्लान बता दिया था सरकार को, फिर मुझे क्यों नहीं जाने दिया ये मुझे बता दें। मैं तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इसके लिए मैं वहाँ जाना चाहता था। और फिर उन्होंने ये कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, वो भी अमेरिका जाने के लिए उन्होंने भी अर्जी लगाई थी, उनको नहीं रोका गया। मुझे क्यों रोका, तो ये तो सीधे सीधे यही कहना पड़ेगा कि आप तेलंगाना के विकास में बाधा बनना चाहते हैं, ये आरोप को लगा रहे हैं। देखिए, कल भी ये बात आई थी, राजनीतिक कारणों से इस तरह की अड़चनें पहले भी डाली जाती रही, अभी भी डाली जाती हैं, लेकिन पहले होता था इसलिए अब होना चाहिए, ये गलत है। राज्य का निर्वाचित मुख्यमंत्री है, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, बेशक अपने राज्य के लिए निवेश आमंत्रित करने जा रहे हैं या यूनिवर्सिटीज के कैंपस के लिए जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर के जो भी करने जा रहे हैं वो देश के विकास में योगदान होगा। तेलंगाना विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। तो इस तरह के मामलों को राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रहों से ऊपर उठ करके देखने की जरूरत है। हमारी आंतरिक विरोध हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के सामने जब भारत का कोई निर्वाचित मुख्यमंत्री जा रहा है या कोई मंत्री जा रहा है, किसी भी राजनीतिक दल का नेता जा रहा है, तो भारत को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह के विवादों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। एक खबर, कल छोटी सी खबर थी, लेकिन मुझे लग रहा है इस पर बात करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने कुछ खाली पड़े पदों को लेकर यूपीएससी के जरिए एक विज्ञापन निकलवाया है, जिसमें सरकारी पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। 22 अगस्त से 11 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए फॉर्म भरे जा सकते हैं। upsc.gov.in यहां जाएं और भर्ती और पदों की डिटेल जानकारी यहां से मिल जाएगी। अब ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? एक बार पहले आपको याद होगा लेटरल एंट्री सरकार ने शुरू की थी, एक दो बार तो वो ठीक से हो गई थी। पिछली बार जो है उस पर खूब हंगामा हुआ कि सीधे लेटरल एंट्री का मतलब यह है कि आप उसमें आरक्षण नहीं देना चाहते, तो उस वक्त सरकार को वो विज्ञापन वापस लेना पड़ गया था। अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे लेकिन कि वो उसके बाद भी भर्ती हुई थी, तो ये है नहीं। इस बार लेटरल एंट्री शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, डायरेक्ट भर्ती का है। तो वही मैं क्या कह रहा हूं कि यूपीएससी के जरिए नियुक्तियां लगातार होती रही हैं, पहले भी होती थी, ऐसा नहीं कि यूपीए के शासनकाल में नहीं हुई। मोदी सरकार ने उसको और प्रोफेशनल तरीके से बेहतर करने की कोशिश की, और ये तो हर कोई मानता है ना भाई। आप सोचिए, यूपीए कह रहा हूं, यूपीएससी की लेटरल एंट्री पर बवाल हुआ, और जो यूपीए के शासनकाल में पूरी पूरी एनएससी लेटरल एंट्री से कैबिनेट से भी ऊपर हो गई थी, वो क्या थी? इसका जवाब कोई आज तक दे पाया है? और मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में कोई 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल किसी ने कुछ काम किया है, तो निश्चित तौर पर ज्यादा बेहतर काम कर सकता है उस क्षेत्र में। इसमें कोई कहने की बात थोड़ी ना है। आईएएस जो होता है वो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ के आता है और वो पूरा जिला चला रहा होता है। आपको तो किसी भी चीज में एक्सपर्टाइज, विशेषज्ञता हासिल करनी होती है, अनुभव के साथ वो धीरे धीरे मिलता जाता है। अगर ऐसे लोग हैं जो किसी एक क्षेत्र में 10 साल वही काम किया, मान लीजिए किसी ने डेयरी में 10 साल किया, वो ज्यादा अच्छा काम करेंगे या एग्रीकल्चर ऑफिसर ज्यादा अच्छा काम करेगा? इसका समर्थन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चलिए ठीक है। एक खबर आपको जाते जाते एक और मैं बता दूं। एक विवाद हमारे यहाँ इसरो को लेकर के चल रहा है। ये विवाद क्या है? दरअसल ये कहा गया कि इसरो जो है अब वो रॉकेट्स और सैटेलाइट्स बनाना बंद करेगा। इसकी टेक जो है, टेक्नोलॉजी, वो प्राइवेट सेक्टर को देगा। प्राइवेट सेक्टर अब लॉन्च व्हीकल्स बनाए, मतलब रॉकेट्स बनाए और सैटेलाइट्स बनाए। इसरो जो है अब वो R&D के काम पर लगेगा, नई तकनीक विकसित करने पर वो अपना फोकस देगा। कांग्रेस पार्टी ने कल इस पर एतराज जताते हुए कहा कि ये एक और नेहरू जी ने जो संस्थान बना के खड़ा कर दिया, उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है।
अब इसमें जो जानकारी है वो ये है कि एक तो ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आप प्राइवेट सेक्टर को इसमें जोड़ देंगे तो स्केल बड़ा हो जाएगा, इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी ना पूरी। जैसे अभी हमारे यहाँ एक प्राइवेट सेक्टर में एक कंपनी ने रॉकेट अपना प्राइवेट रॉकेट जो है अंतरिक्ष में भेजा, पहली बार ऐसा हुआ। तो ये कहा जा रहा है कि ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, बल्कि ये टेक प्राइवेट सेक्टर के अलावा पीएसयूज को भी जो है वो दिया जाएगा। एचएएल का नाम भी जो है इसके अंदर लिया जा रहा है। सर, इसमें कंट्रोवर्सी करने की गुंजाइश थी, कांग्रेस ने ये सवाल खड़ा किया। इस सवाल तो खड़े किए जा सकते हैं, और एचएएल का नाम तो उसमें अभी सहारे के लिए लिया जा रहा है। बेसिक पर्पस तो इंटेंशन तो प्राइवेटाइज करने का है, और उसमें ये तय होना चाहिए कि जो मेहनत इसरो ने की है, मतलब जो हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं, वो मेहनत R&D वो करे और उसका फ़ायदा प्राइवेट कंपनी उठा रहे हैं या क्या कर रहे हैं कोई। और इससे अब आगे निकलना ही चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन, एक तो ये प्राइवेटाइजेशन को जो दुश्मन समझने की हमारी एक मेंटलिटी है ना, उससे थोड़ा सा निकलने की जरूरत एलन है। मस्क कर ही रहा है ना, एलन मस्क कर ही रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उससे निकलने की जरूरत है, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं होगा कि भाई जो मेहनत तो सारे इसरो वाले करें, हवाई रॉकेट आप उड़ा लें। दोनों करेगा, इंडस्ट्री तो देश में खड़ी होगी ना। नहीं, तुम इसरो का पैसा लगेगा, देश का पैसा नहीं लगेगा। इसरो फिलहाल नो हाउ देगा। हाँ, तो वो ठीक है। मैं प्राइवेटाइजेशन को इतना देखिए, वो कह रहा है हमें गगनयान की बात करनी है, चंद्रयान 4 की बात करनी है, अंतरिक्ष स्टेशन की बात करनी है, फ्यूचर मून, वीनस, मार्स मिशन। वो कह रहा है हम इन कामों पर ध्यान देंगे। कह रहा हूँ ना, प्राइवेटाइज, ये इंटेंशन की बात है कि हम प्राइवेट सिस्टम को ही दुश्मन समझ रहे हैं कि भाई ये खत्म कर देगा, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। सर, इसको ऐसे भी देखें, कई बार लोग कहते हैं ना, मान लीजिए IIT IIM में पढ़ के कोई बिजनेस कर रहा है, किसका काम कर रहा है? IIT IIM में पढ़ा तो सरकारी इंस्टीट्यूट में बढ़ के सब्सिडी वाले पढ़ा, लेकिन जब वो इंडस्ट्री लगा रहा है, जब वो कोई बिजनेसमैन बना हुआ है, कहीं काम कर रहा है, तो देश की GDP में तो ऐड कर रहा है ना, कहीं और तो जा नहीं रहा है। और इसरो अगर प्राइवेट प्लेयर्स को ला रहा है तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो आप कहेंगे कि अच्छा चलो सरकार पैसा देगी। वो इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि सरकार उतने पैसे नहीं इन्वेस्ट करना चाह रही, उसमें दूसरे लोग करेंगे और इनकी जो टेक्निकल नो हाउ है उसका इस्तेमाल होगा, जो एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल होगा।